इस इन्वर्टर की स्क्रीन पे F56 फॉल्ट आता रहता है और अक्सर ये आता रहता है। इनकी बैटरियों का बैकअप भी बहुत कम है और बैटरियों की ग्रेविटी जो है वो तो इन्होंने कई दफ़ा चेक करवाई है। कई लोग आए हैं यहाँ पर और कई लोगों से सेटिंग करवा करवा के ये तंग आ चुके हैं और फॉल्ट मिल नहीं रहा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महमूद अजीम है, आप देख रहे हैं टेक्निकल गाइडेंस। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी सोलर सिस्टम को किस तरीके से चेक किया जाता है, उसके साथ लगी हुई बैटरीज़ को चेक करने का क्या तरीकाकार है, इन बैटरियों में से कौन सी बैटरी ख़राब है और कौन सी ठीक है। जब भी आपने बैटरियां रिप्लेस करनी हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी बैटरी आपको चेंज करनी चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि जब चेंज करते हैं तो सारी बैटरीज एट अ टाइम चेंज कर देते हैं और स्क्रैप में फेंक देते हैं, जबकि उनकी 2-3 बैटरियां बिल्कुल ठीक होती हैं, उनमें से एक आध बैटरी ही ख़राब होती है। तो इसके सारे तरीके देखेंगे और देखेंगे कि किसी भी बैटरी की ग्रेविटी कैसे पूरी करते हैं, और ग्रेविटी अगर किसी बैटरी को पूरी हो और फिर भी सही बैकअप ना मिल रहा हो तो फिर कैसे पता चलता है, क्योंकि इन्होंने कई लोगों से चेक करवाई है, ग्रेविटी बिल्कुल ठीक होती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लैक कलर की वायर के साथ इन्होंने सीटी लगाई हुई है और सीटी का जो एरो है वो वापडा से इन्वर्टर की तरफ बिल्कुल ठीक है, लेकिन ब्लैक कलर की वायर के साथ लगाई हुई है। तो देखना पड़ेगा कि ब्लैक कलर की वायर फेज़ वायर है या फिर ये न्यूट्रल के साथ इन्होंने लगाई है। ये देखें एरो इसका बिल्कुल डायरेक्शन जो है उसकी इन्वर्टर की तरफ है और बिल्कुल सही लगी हुई है, लेकिन फेज़ के साथ है तो फिर तो ठीक है। ये नाइट्रॉक्स 6 किलोवाट सिंगल फेज़ ओल्ड मॉडल है और 14 पैनल लगाए हुए हैं, 7 की 2 स्ट्रिंग्स लगाई हुई हैं। सोलर की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी मिलती है इनको, अप्रॉक्सीमेटली 5.5 से लेकर 6.12 किलोवाट तक इनको मैक्सिमम परफॉर्मेंस मिलती है और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है ये। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीवी के वोल्टेज देख लें आप, 284 और 272 और 4.9 और 5.3 एम्पेयर्स, और बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है। सुबह का टाइम है, अभी 9 बजे हैं सिर्फ, और ये देखें बैटरी में एक मसला आ रहा है, -1.9 एम्पेयर। यहाँ पर जब भी आपने चेक करने हैं तो सबसे पहले आपने एम्पेयर चेक करने हैं, कितने एम्पेयर से बैटरी चार्ज हो रही है और वोल्टेज कितने हैं। अभी बैटरी के वोल्टेज भी आपको देखने चाहिए। ये जो टेम्परेचर है नीचे ये फेक है, ये कुछ नहीं है, और जो वोल्टेज है इस टाइम वो 58.2 है, यानी कि बैटरी अप्रॉक्सीमेटली चार्ज होने के करीब है या चार्ज हो चुकी है। और इसके अलावा ये जो ग्रिड है इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं कि ग्रिड की फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है और वोल्टेज कितने आ रहे हैं। 50 फ्रीक्वेंसी है और 242 वोल्टेज आ रहे हैं, और नेट मीटिंग भी इन्होंने करवा रखी है और ग्रिड फिटिंग भी बहुत अच्छे तरीके से इनका इन्वर्टर करता है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम इस टाइप की नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो यही है कि इनका जो इन्वर्टर है ये ट्रिप हो जाता है और F56 का फॉल्ट भी देता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो ब्लैक कलर की वायर है ये L यानी कि लाइव फेज़ के ऊपर ही लगी हुई है और बिल्कुल ठीक लगी हुई है, और इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, इसकी कनेक्शन बिल्कुल ठीक है। हाँ, ये है कि इन्होंने किसी वजह से इसको उल्टा सीधा किया होगा, और ऐसा अक्सर होता है जब कॉमन न्यूट्रल किसी वायरिंग में की हो तो फिर इसको चेंज करना पड़ जाता है। और बैटरी सेटिंग में जाएं तो यहाँ पर यूज़ बैटरी V और 230 एम्पेयर की बैटरी है, 30 एम्पेयर से चार्ज हो रही है, और 95 एम्पेयर जो हैं डिस्चार्जिंग के है, और एक्टिवेट बैटरी मैक्स ए चार्ज का मतलब है कि मैक्सिमम 30 एम्पेयर से बैटरी चार्ज होगी। और 41 वोल्ट सेकंड पेज पे रखे हुए हैं स्टार्टिंग के, यानी कि 41 वोल्ट पे जब तक बैटरी नहीं आती तब तक चार्जिंग स्टार्ट ना हो। इसी सेटिंग की वजह से इनकी बैटरियाँ जो हैं इनके साथ गड़बड़ कर रही थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन किसी को भी नहीं पता चला कि इसकी वजह से ही ये फॉल्ट आ रहा है। और 30 एम्पेयर इन्होंने ग्रिड से चार्जिंग के रखे हुए हैं और चार्जिंग सिग्नल और चार्ज को ऑन किया हुआ है, इन्होंने टिक लगाया हुआ है। तो यहाँ पर जो वोल्टेज हैं ये मैं 49 या 48 वोल्ट कर देता हूँ। आमतौर पे 49 वोल्टेज जो है वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी होती है, और ताकि जैसे ही बैटरी 49 वोल्ट पे आए तो ग्रिड से चार्जिंग जो है वो स्टार्ट हो जाए, और हो भी जानी चाहिए। यहाँ पर इनके साथ यही प्रॉब्लम आती रही है, क्योंकि इनका इन्वर्टर जो था बैटरियों को बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज करता था, और ख़ास तौर पे शाम के टाइम बैटरियाँ डिस्चार्ज होकर बिल्कुल खाली हो जाती थी, और फिर जब लोड आता था बैटरी के ऊपर उसी टाइम पर जब लोड शेडिंग होती थी तो बड़ी प्रॉब्लम होती थी, इनको कोई बैकअप नहीं मिलता था, इसी वजह से प्रॉब्लम आती थी। और जो लोग यहाँ पर आते रहे सेटिंग करने उन्होंने इनकी बर्बादी की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्लोट वोल्टेज कितने ज़्यादा रखे हुए हैं, 57.0 वोल्ट, यानी कि इन्होंने जो एक्साइड की बैटरी आती है उसके साथ जो चार्ट दिया होता है उस चार्ट में 14.25 या फिर 14.3 वोल्ट पर बैटरी रखे जाते हैं, लिखे होते हैं कि इतने वोल्ट रखें, हमारी जो बैटरी है इतने वोल्ट पे
ये इसका कट ऑफ रखें, इसको इतने वोल्ट पे कट ऑफ रखना चाहिए। तो फ्लोट वोल्टेज उसके मुताबिक जिसने भी रखे थे सबकी बैटरियाँ ख़राब हुई हैं। अब बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि कंपनी को कैसे नहीं पता। अब कंपनी को पता है या नहीं पता वो एक अलग चीज़ है, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है मैंने जगह जगह पे यही फॉल्ट देखा है। जिसने भी इसको 57 वोल्ट पे रखा है उसकी बैटरियां बड़ी जल्दी डेड हुई हैं। तो अब देखते हैं इनकी बैटरियां कितनी ठीक हैं और कितनी ख़राब हो चुकी हैं। इसके अलावा अब्जॉर्प्शन वोल्टेज भी जो हैं 58.6 पे रखे हुए थे वो भी मैंने 58.4 पे कर दिए हैं। बल्कि इस बैटरी के लिए आप कोशिश किया करें, अगर आप ऑक्साइड की बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो फिर 57.6 पे रखें या फिर 58.0 पर रख लें। इसको ज़्यादा वैल्यू देंगे तब भी ये बैटरी बहुत जल्दी डैमेज होती है। और बाकी जो सेटिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली ठीक है इसमें, सिवाय दो चीज़ों के, यानी कि टेम्परेचर कोफिशिएंट -5 रखा हुआ है और बैटरी रेजिस्टेंस भी इन्होंने 25 मिली ओहम्स रखी हुई है। ये टेम्परेचर कोफिशिएंट हमेशा 0 रखना चाहिए और बैटरी रेजिस्टेंस 8 मिली ओहम से ज़्यादा नहीं इंक्रीज़ करनी चाहिए, जिसकी वजह से भी बैटरियाँ आपकी ख़राब होती हैं। तो दोस्तों ये चीज़ें जब तक आप ठीक नहीं करेंगे तो आपकी बैटरियाँ हमेशा डेड होंगी। लाखों रुपए की बैटरियाँ आप लगवा लेते हैं और सेटिंग सही नहीं रखते, और सोलर सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद उसकी सेटिंग करना इंतहाई ज़रूरी होती है। जब भी आपने सेटिंग करनी है उसको दोबारा से आपने चेक भी करना है कि हमने जो वैल्यू सेव की है वो सेव हो गई है या नहीं हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अक्सर लोग ये काम नहीं करते और जल्दबाजी में सेटिंग करके चले जाते हैं और बाद में जब सारा कुछ ख़राब हो जाता है तो फिर पता लगता है कि जो हमने सेटिंग की थी वो सेव ही नहीं हुई। और कुछ इन्वर्टर्स में इस टाइप के फॉल्ट्स मैंने देखे हैं। और इसके अलावा इसमें एक और प्रॉब्लम भी है, अगर मैं आपको दिखाऊं कि सिस्टम वर्क मोड में एक चेक होता है ग्रिड पीक शेविंग का, आगे लिखा होता है 6000 वाट। तो अक्सर लोग क्या करते हैं उस चेक को लगा देते हैं, जबकि उसको कभी भी नहीं लगाना चाहिए। उसका मतलब ये होता है कि इतने वाट की अगर पावर आपका इन्वर्टर यूज़ कर रहा है तो फिर अगर इतने वाट की पावर ये ग्रिड से यूज़ कर रहा है और इससे ज़्यादा अगर आप लोड डालते हैं जितनी आपने यहाँ मेंशन की हुई है, तो उससे ज़्यादा जब लोड डालेंगे तो आपका इन्वर्टर एक्स्ट्रा लोड जो है वो बैटरियों से ले लेगा और ग्रिड पे बहुत ज़्यादा लोड नहीं डालेगा। तो ये जो सेटिंग है ये बहुत बैटरियों को ख़राब करती है अगर इसमें पावर कम लिखी जाए। यानी कि कुछ लोग क्या करते हैं इसमें 1000 वाट या फिर 1500 वाट की पावर एंटर कर देते हैं, ग्रिड पीक शेविंग को चेक लगा देते हैं और फिर उससे ज़्यादा जब लोड आता है तो उनकी बैटरियाँ ड्रेन होने लग जाती हैं और ग्रिड पे एक्स्ट्रा लोड नहीं जाता। तो इस चीज़ को हटा देना चाहिए, कभी भी नहीं लगाना चाहिए। और अगर आपने सीटी लगाई हुई है तो फिर आपने ज़ीरो एक्सपोर्ट टू सीटी लाजमी सेलेक्ट कर लेना है। अक्सर लोग ज़ीरो एक्सपोर्ट टू लोड सेलेक्ट करते हैं और सीटी लगाई हुई होती है तो फिर भी गड़बड़ हो जाती है। अगर आपने सीटी नहीं लगाई तो फिर आपने ज़ीरो एक्सपोर्ट टू लोड को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर देखें मैंने पहले भी सेव किया था टाइम ऑफ यूज़ का चेक, लेकिन वो हटा नहीं, और इसको हटाने के लिए अक्सर 2 या 3 दफ़ा कोशिश करनी चाहिए और ये हट जाता है। और कुछ इन्वर्टर्स में ये बिल्कुल नहीं हटता, मैंने कई इन्वर्टर्स में ये चीज़ देखी है। तो टाइम ऑफ यूज़ का चेक जब नहीं हटता, बार बार इसको सेव करें फिर भी नहीं हटता, तो इसका जो लास्ट सोल्यूशन है वो यही होता है कि इसका सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर लेना चाहिए और इसको सर्विस सेंटर पे लेके जाएं या फिर ख़ुद से अगर आप कर सकते हैं तो कर लें। बेहतर यह है कि सर्विस सेंटर वालों के पास से आप इसका सॉफ्टवेयर अपग्रेड करवा लें, क्योंकि उनके पास लेटेस्ट वर्जन होता है। तो जो लेटेस्ट वर्जन होता है उसमें पुराने सारे फॉल्ट्स कंपनी ने रिमूव किए होते हैं। और यहाँ पर देखें कि 6000 वाट की पावर जो है वो लिखी हुई है और चेक इन्होंने सारे लगाए हुए थे। तो ग्रिड के जब चेक लगाएंगे 6000 वाट पावर भी यहाँ पे लिखी होगी, तो आपकी बैटरी 6000 वाट पावर से चार्ज होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से बैटरियाँ बहुत जल्दी डेड होती हैं, बहुत ज़्यादा हाई एम्पेयर उनको मिलते हैं और मसला ख़राब हो जाता है। यहाँ पर सेंटर में हमेशा होना चाहिए स्मार्ट लोड आउटपुट, जो डिफ़ॉल्ट है इसमें जनरेटर मोड पे आता है। इसके अलावा यहाँ पर पावर जो है इन्होंने 230 वाट लिखी हुई है। इस पावर का मतलब ये है कि इतने वाट की अगर सोलर की जनरेशन स्टार्ट हो जाए, सुबह का टाइम हो, तो फिर आपका हैवी लोड ऑन हो जाए। और नीचे जो लिखा हुआ है 51 वोल्ट, तो 51 वोल्ट की बजाय कोशिश किया करें इसको 52 वोल्ट रखें ताकि आपका हैवी लोड जल्दी से कट ऑफ हो जाए। और जो पावर है कोशिश करनी चाहिए इसको ज़्यादा रखना चाहिए, 500 या फिर 1000 वाट रखना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि सुबह के टाइम आपका हैवी लोड सिर्फ सोलर पे ऑन हो और जब तक सोलर पूरी
से इनेबल ना हो जाए, सोलर की पावर पूरी ना आनी शुरू हो, तब तक हैवी लोड जो है बंद रहे। तो फिर अक्सर लोग इसको 0 वाट कर देते हैं, तो उससे ये होता है कि सुबह के टाइम भी उनका हैवी लोड चलता रहता है, वो बंद बिल्कुल नहीं होता। अगर सोलर की थोड़ी थोड़ी पावर भी सुबह सुबह आ रही होती है तो फिर भी हैवी लोड उनका चल रहा होता है। तो यहाँ पर मैं 750 वाट कर देता हूँ फ़िलहाल। तो यहाँ पर ग्रिड की सेटिंग जो है वो भी आपने चेक कर लेनी होती है लाजमी, और इम्पोर्टेंट काम है। जब भी ग्रिड की सेटिंग आपने देखनी है, इसमें जो रिकनेक्शन टाइम है उसको आप कोशिश करेंगे 10 सेकंड रख लें। यहाँ पर 60 सेकंड का टाइम होता है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम वेट करना पड़ता है, तो फिर जाके ये वापडा को पिक करता है। इसके अलावा फैक्ट्री रीसेट करना हो तो आप बेसिक सेटिंग में जाकर यहाँ से इन्वर्टर को फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। एडवांस सेटिंग में जाकर आप इसको स्लेव या मास्टर पे रख सकते हैं। और इसके अलावा ATS जो है इसका ऑफ पोजीशन में होता है नॉर्मली। और इसके अलावा जो इसमें फ़ॉल्ट कहाँ से देखे जाते हैं वो है जी डिवाइस इंफॉर्मेशन में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी बार कौन सा फ़ॉल्ट आया है। यहाँ आप देख सकते हैं F56 फॉल्ट DC वोल्ट लो का आया है। इसका मतलब है कि आपकी बैटरी लो है। जब भी F56 का फॉल्ट आता है, इसका सिर्फ एक ही मतलब है, यानी कि जो दूसरे इन्वर्टर में 04 का फॉल्ट आता है, इसमें F56 का आता है जब बैटरी लो होती है। जब भी F56 का फॉल्ट आता है, सबसे पहले आपने उसकी सेटिंग चेक करनी होती है और उसको ठीक करना होता है। आपने ये नहीं करना कि सबसे पहले आपने बैटरी को शुरू हो जाना है और देखने लग जाना है, बैटरी को चेक करने लग जाना है। बैटरी को भी चेक करना है, स्टेप बाय स्टेप आपने सारा काम करना है। जब तक सेटिंग सही नहीं करेंगे और समझ नहीं आएगी कि फ़ॉल्ट आया क्यों है, जब सेटिंग को देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि बैटरियों के साथ क्या जुल्म हुआ है। तो अब हमने देख लिया है कि बैटरियों के साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है फ्लोट वोल्टेज ज़्यादा होने की वजह से। यहाँ देख सकते हैं कि कार्बन ही कार्बन है, अंदर से बैटरियाँ अगर आपको नज़र आ सकें बिल्कुल ब्लैक हैं। इनके अंदर जो प्लेट्स हैं उनका सुरमा बना पड़ा है और बहुत ज़्यादा कचरा बना हुआ है बैटरियों के अंदर। और ओवर चार्जिंग की वजह से बॉयलिंग होती रही है, बैटरियाँ बहुत ज़्यादा बॉयल होती रही हैं। आपने देखा था कि कोई 1.5 एम्पेयर से बैटरी अभी भी चार्ज हो रही थी, बहुत ही स्लाइटली करंट था चार्जिंग का, लेकिन बैटरी बैकअप बिल्कुल नहीं दे रही थी। और अभी इसकी ग्रेविटी भी चेक करेंगे और सारा कुछ देखेंगे। पहले सबसे आपने क्या करना होता है कि सारे कैप्स आपने उतार लेने हैं। कैप्स आप देख रहे हैं कि अंदर से बिल्कुल ब्लैक हुए पड़े हैं, ये कार्बन की वजह से सारा कुछ हुआ है। और ये तभी होता है जब आपके अब्जॉर्प्शन वोल्टेज ज़्यादा हों, या फिर सबसे जो डेंजरस चीज़ बैटरी को नुकसान पहुंचाती है वो इसके फ्लोट वोल्टेज होते हैं। जब बैटरी का कट ऑफ होता ही नहीं है तो फिर वो चार्ज होती रहती है। अब इनकी बैटरी जो थी रात के टाइम भी चार्ज होती रहती है, 30 एम्पेयर से इन्होंने चार्जिंग रखी हुई थी, रात को भी सारी रात 30 एम्पेयर से चार्ज होती रहती थी और इसका कट ऑफ अचीव नहीं हो पा रहा था, बैटरी रुक ही नहीं रही थी, चार्जिंग चलती रहती थी। इसकी वजह से इनके यूनिट बहुत ज़्यादा खर्च हो रहे थे। बहुत ज़्यादा यूनिट खर्च जब होते हैं, वापडा का बिल बहुत ज़्यादा आता है, लोग वापडा का बिल भी पे कर लेते हैं, लेकिन वो अच्छा काम नहीं करवाते, इंस्टॉलेशन सही नहीं करवाते। चलें, अगर इंस्टॉलेशन आपने सस्ती करवा ही ली है, उसकी सेटिंग लाजमी करवाएं। सेटिंग पे कितने पैसे लग जाएंगे, ठीक है, अगर सेटिंग आप किसी अच्छे बंदे से करवा लेंगे तो फिर आपकी बैटरियों का नुकसान नहीं होगा। बैटरियाँ जो हैं वापडा से बहुत ज़्यादा करंट यूज़ नहीं करेंगी और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पर आप ग्रेविटी देख सकते हैं, ग्रेविटी ओवर है, वाइट के ऊपर जा रही है बिल्कुल, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 1300 से भी ज़्यादा इसकी ग्रेविटी आ रही है, जो कि 1.30 जिसे स्पेसिफिक ग्रेविटी कहा जाता है। ये हाइड्रोमीटर है और ये ग्रेविटी हर सेल की ऐसे ही आ रही है। जब भी आपने ग्रेविटी टेस्ट करनी है, किसी एक आध सेल की आपने नहीं चेक करनी। मैं अपनी हर वीडियो में आपको यही बात बताता हूँ कि आपने सारे सेल्स की, सारी बैटरियों की ग्रेविटी टेस्ट करनी है, क्योंकि एक आध सेल को चेक करने से आपको फॉल्ट नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। आप अंदाज़ा तो लगा सकते हैं लेकिन फॉल्ट नहीं मिलेगा। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, इस पर काफ़ी टाइम लगता है। मैंने ये इनका सिस्टम जो चेक किया है, इसके ऊपर मेरे कोई 2 से ढाई घंटे लगे हैं। मैंने पूरी मेहनत से काम किया है और सारा कुछ इनका जो था वो निकाल के इनको दिखा दिया है कि ये चीज़ें आपकी ठीक हैं और ये ख़राब हैं, और ये कैसे ख़राब हुई और कैसे आप करते तो ये ख़राब ना होती, ठीक है। और ये देख लें, वाइट के ऊपर आ रही है ग्रेविटी और बहुत ज़्यादा हाई ग्रेविटी है। ये ग्रेविटी आमतौर पे तब इतनी ज़्यादा हाई होती है जब चार्जिंग बहुत ज़्यादा आपने ओवर रखी हो। अब चार्जिंग बहुत ज़्यादा ओवर थी, इन्होंने चार्जिंग जो रखी हुई थी एक्साइड वालों की स्पेसिफिकेशन के एन मुताबिक रखी हुई थी, जो उन्होंने चार्ट दिया होता है साथ
उस कार्ड के ऊपर जो लिखा होता है उसके मुताबिक इन्होंने चार्जिंग रखी हुई थी। इतनी ज़्यादा तेज़ चार्जिंग की वजह से बैटरियों का बैकअप तो इनको बहुत ज़्यादा स्टार्ट में मिलता रहा है। अप्रॉक्सीमेटली कोई 6-7 महीने या 8 महीने इनको बड़ा ज़बरदस्त बैकअप मिला। अभी तकरीबन कोई 1-आध महीना ही हुआ है और गर्मियों का सीज़न भी है, तो अब जाके इनकी बैटरियाँ जो हैं वो डेड हो गई हैं और काम ही नहीं कर रही और सारे सेल्स में यही हालात हैं, बहुत ज़्यादा ग्रेविटी है। अब एक और चीज़ है कि फ़ॉल्ट नहीं मिल रहा था मुझे। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी आपका टाइम बचाने के लिए वीडियो फास्ट कर दी है, लेकिन फॉल्ट नहीं मिल रहा था कि कौन सा सेल ख़राब है। सब सेलों की ग्रेविटी पूरी आ रही थी, बल्कि पूरी से भी थोड़ी ज़्यादा आ रही थी। कोई भी ऐसा सेल नहीं था जिसकी ग्रेविटी वीक हो या ग्रीन पे आए, सबकी येलो पे आ रही थी, बल्कि येलो से भी नीचे वाइट पे आ रही थी। तो फॉल्ट नहीं मिल रहा था कि कौन सी बैटरी ख़राब है। तो इसके लिए मैं 1-2 मेथड और भी यूज़ करूँगा और आपको बताऊँगा कि कौन सा इजी मेथड आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी बैटरी को टेस्ट करने के लिए। और यहाँ पर ये टाइम ऑफ यूज़ का चेक मैंने कई दफ़ा हटाया है, लेकिन दोबारा से ये लग जाता है। तो ये सॉफ्टवेयर का फ़ॉल्ट है और आम तौर पे ये तब भी लग जाता है जब आपकी बैटरी एक्सट्रीमली लो ग्रेविटी पे रहती है। अब ये हट चुका है और अब इसका फ़ॉल्ट ट्रेस करने के लिए दूसरा मेथड भी हम यूज़ करेंगे, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप बैटरी को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से चेक कर सकते हैं। लेकिन ये फ़ॉल्ट आप देख लें पहले। तो ये जैसे ही हम इसको वापडा देनी बंद करते हैं, ऑफ ग्रिड करते हैं, तो ये थोड़ी देर में ही फॉल्ट लाइट इसकी चल पड़ती है और ये बीप करने लग जाता है और फिर इसको ऑफ़ करना पड़ता है, इसकी सोलर को बंद करना पड़ता है और वापडा को और बैटरी को सबको बंद करके फिर इसको दोबारा ऑन करना पड़ता है। जब ये दोबारा ऑन होता है इसको 2-3 मिनट लग जाते हैं ऑन होने में। और ये एक हमने बाल्टी ली है खाली और ये पानी मंगवाया है और ये बैटरियाँ जो हैं इनकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है, तो इनमें जो एसिड वगैरह शायद किसी ने गलती से डाल दिया होगा, तो इसका जो है ना थोड़ा ऊपर से तकरीबन 2-2 या 3-3 सिरिंजें निकाल लेते हैं। जो एसिड निकालेंगे, जितना निकालेंगे उतना ही हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी इसमें डिस्टिल्ड वाटर यूज़ करना है। ये इन्होंने एक बॉटल रखी हुई है एजीएस की, ये एजीएस की कॉपी है और मार्केट में ये आपको सस्ता पानी मिल जाता है। तकरीबन कोई 60-70 रुपीज़ की एक बोतल मिलती है और ये लेकर लोग अक्सर डाल लेते हैं। लेकिन इसके डालने से बेहतर है कि आप जो एसी का पानी निकलता है, जो इनर का निकलता है, वो आप डाल लें तो वो भी वही काम करता है। उसके भी अप्रॉक्सीमेटली 60 या फिर 40 या 50 इस रेंज में टीडीएस होते हैं। और ये जो फेक पानी मिलता है सस्ता वाला, इसके भी टीडीएस उतने ही होते हैं जितने एसी वाले के होते हैं। तो अगर आप ओरिजिनल पानी लें, किसी भी बैटरी बनाने वाली कंपनी का पानी लेंगे, जैसे फिनिक्स होगी या ओसाका की होगी, ओसाका का पानी बहुत ही ज़बरदस्त आजकल मार्केट में अवेलेबल है, बिल्कुल ज़ीरो टीडीएस होते हैं। मैंने कई बार इसको टेस्ट भी किया। अब हमने किया क्या है कि खाली बाल्टी लेकर इसमें इसका एसिड ऊपर से थोड़ा जो मिक्सर होता है वो हमने निकाल लेना है और इसको अलग से एक बाल्टी में डालते जाएंगे और फिर जितना निकालेंगे उतना हमने पानी भी डालना है। अब क्या हुआ कि कुछ सेल्स की ग्रेविटी थोड़ी सी तेज़ होगी और किसी की थोड़ी सी कम होगी। फिर मैंने क्या किया, इंटरचेंज किया इन बैटरीज़ का पानी जो है इंटरचेंज किया, यानी एक बैटरी में जिसमें तेज़ ग्रेविटी थी उसमें से थोड़ा सा पानी निकाल के 1 या 2 सिरिंज मैंने दूसरे उस सेल में डाल दी है जिसमें ग्रेविटी जो थी कम थी और कम वाले का निकाल के तेज़ वाले में डाल दिया। इस तरह से मैंने इनको इक्वलाइज़ किया, बैलेंस इनका बराबर किया सारे सेल्स का। इस पर बहुत टाइम लगा और जो है मेहनत करनी पड़ती है हर काम को करने के लिए। अगर सही तरीके से काम करेंगे तो आपकी जो बैटरियां हैं वो भी सही काम करेंगी और दोबारा कोई भी प्रॉब्लम भी नहीं आएगी और आपको समझ भी आएगी। आप काम जो है उसको जब तक समझेंगे नहीं तब तक फॉल्ट की तह को नहीं पहुंचेंगे। तह तक पहुंचने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। तो अब मैंने इनकी सबकी ग्रेविटी पूरी कर दी है। पूरी करने के बाद मैंने इनको लगा दिया चार्जिंग पे। तो चार्जिंग पे लगाने के लिए आपने जो ब्रेकर ऑफ़ किया था उसको ऑन कर लेना बैटरी वाले को, ठीक है। और अगर ऑन ही रहे पहले और फिर भी आप ग्रेविटी वगैरह टेस्ट कर लें तो इसमें करंट वगैरह नहीं आता, लेकिन अक्सर औकात ऐसा हो जाता है कि बैटरी की तरफ हल्का फुल्का अर्थ वगैरह आ जाता है। और अब ये चार्जिंग हो रही है। तकरीबन मैंने वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर दिया। तकरीबन मैंने इसको तेज़ करंट से कोई 1.5 से 2 घंटे तक बैटरियों को चार्ज किया है और फिर दोबारा से मैं इनको टेस्ट करता हूँ। लेकिन जब मैंने दोबारा टेस्ट किया तो फिर वही फॉल्ट आ रहा था और हमारी जो बैटरियाँ थीं जैसे ही वापडा को बंद करते थे वो ट्रिप हो जाती थी। अब मैं सेकंड मेथड अप्लाई करने लगा हूँ, चेक करता हूँ कि किस बैटरी के कितने वोल्टेज आ रहे हैं। ये चेक करने के बाद पता लगेगा कि
हमारी कौन सी बैटरी है जो लो वोल्टेज पे है। अभी आप देख सकते हैं 13.05 और दूसरी बैटरी जो है उसके भी अप्रॉक्सीमेटली 13 वोल्टेज ही आ रहे हैं। और ये चेक करने से पहले आपने एक और काम करना है, आपने जो ब्रेकर है बैटरी वाला उसको ऑफ़ कर देना है। अगर उसको ऑफ़ नहीं करेंगे तो चार्जर के जो वोल्टेज होते हैं वो आते रहेंगे और बैटरियों के वोल्टेज सेम रहेंगे, आपको पता नहीं लगेगा किस बैटरी के वोल्टेज लो हैं। अब इस बैटरी को लास्ट में चेक कर रहा हूँ, ये 9.6 वोल्ट पे ले जी, ये बैटरी है लो वोल्टेज पे। यही फॉल्ट था जो हमने पकड़ लिया है। इसी बैटरी की वजह से इनको बैकअप नहीं मिल रहा था। इसी बैटरी की वजह से जब वापडा बंद करते थे तो इनका सिस्टम थोड़ी देर बाद बंद हो जाता था। अगर ये 2-3 पंखे चलाते थे तो सही चलता था, अगर ये हैवी लोड चलाते थे उसके ऊपर तो फ़ौरन ही इनका सिस्टम जो था F56 का फॉल्ट देता था और सोलर से भी कोई पावर यूटिलाइज़ नहीं करता था। दिन के टाइम सोलर की मौजूदगी में भी इनका सिस्टम सिर्फ इस ख़राब बैटरी की वजह से ट्रिप हो जाता था F56 का फॉल्ट देकर। लेकिन अगर ये 3-4 पंखे चलाए रखते थे, 500 वाट तक पावर आ रही होती थी और चाहे सारा दिन वापडा बंद करके चलाए रखते थे, चलता रहता था। लेकिन जैसे ही ये हैवी लोड चलाते थे जो कि इन्होंने जेन पोर्ट पे कनेक्ट किया हुआ है, तो वैसे ही F56 का फॉल्ट आ जाता था और सिस्टम शट डाउन हो जाता था, सब कुछ बंद हो जाता था। सोलर पैनल्स भी काम करना छोड़ देते थे, वो भी बिल्कुल पावर प्रोवाइड नहीं करते थे, हालांकि 14 पैनल इन्होंने लगाए हुए हैं। अब इस बैटरी को मैं दोबारा से चेक कर रहा हूँ, इसकी ग्रेविटी देख लें, बिल्कुल ओके है ग्रेविटी, चार्जिंग भी की है, सब कुछ ठीक है। लेकिन समझ नहीं आती इसमें फ़ॉल्ट क्या है और ये लो वोल्टेज पे क्यों जाती है। तो इस चीज़ का सलूशन निकालने के लिए एक थर्ड मेथड है, वो हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। उससे पता चलेगा कि इस बैटरी की कंडीशन क्या है और जेन्युइन कंडीशन चेक करने के लिए वो मेथड इसके ऊपर अप्लाई करना ही पड़ेगा। वो मेथड आपने जब भी लगाना है तो आपने क्या करना है, आपने इस बात को यकीनी बना लेना है कि एक तो आपने इसके लिए सेफ्टी मेजर्स लेने हैं और आपने बैटरी वाला जो ब्रेकर है वो लाजमी ऑफ़ कर देना है और फिर आपने सारे जितने भी ट्यूबलर लेवल इंडिकेटर्स हैं उनको उतार देना है और जो सेंटर में हैं वो भी आपने उतार देने हैं और आपने इसको शॉर्ट सर्किट करके देखना है। लेकिन ये आपने फ़ौरन नहीं करना। अगर आपने बैटरी को चार्जिंग पे लगाया था तो आपने इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। आपने 4 से 5 मिनट तक बैटरी के सारे ढक्कन खोल के छोड़ देना है ताकि इसके अंदर जो हाइड्रोजन गैस होती है वो सारी एलिमिनेट हो जाए और जब बैटरीज बिल्कुल खाली हो जाएं, कोई उनके अंदर बबल्स ना हो, कोई गैस ना बन रही हो, तब आपने ये मेथड अप्लाई करना है। और इसके लिए आपको एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी है। घर के ऊपर आपने इस तरह का कोई भी मेथड नहीं लगाना, बैटरीज जो हैं ब्लास्ट हो जाती हैं और अगर आपने ये काम करना है तो आपने अपने रिस्क पे करना है। और मैं आपको चेक करके बताता हूँ कि कौन सी बैटरी किस कंडीशन में है। ये देखें जी, एक को मैंने एक टर्मिनल पे, इस वायर को मैंने लिया है, मोटी वायर है, ये अप्रॉक्सीमेटली कोई 12 mm या 16 mm की वायर है। इसके लिए आप 25 mm की वायर भी यूज़ कर सकते हैं। एक साइड पे इसको दबा के रखना है और दूसरी साइड पे आपने हल्का सा इसको टच करके पीछे कर लेना है। ये देखें मैं टच कर रहा हूँ, इसमें से हल्का सा स्पार्क हो रहा है, अगर आप देख पाएँ तो। एक दफ़ा स्पार्क हुआ, उसके बाद ये बहुत ज़्यादा हल्का हो गया। अब हल्का हल्का स्पार्क बहुत हल्का हो रहा है, बहुत माइनर सा स्पार्क हो रहा है, इसमें बिल्कुल भी करंट पास नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि ये बैटरी अंदर से ओपन सर्किट है। बैटरी की ग्रेविटी बिल्कुल ठीक है, यानी कि सेल सारे ठीक हैं, अंदर से सिर्फ डिस्कनेक्टेड हुआ है, इसका कोई टांका टूटा है। तो ये जो बैटरी रिपेयर करने वाले लोग होते हैं आजकल ट्यूबलर बैटरी के टांके भी लगा लेते हैं और बैटरी का ऊपर वाला जो टॉप है रेड कलर का, ये वो अलहदा करेंगे तो फिर नीचे से जो है ऊपर नज़र आ जाता है क्लियरली कौन सा टांका टूटा हुआ है, तो उसको लगाएंगे। अभी इसमें करंट होता तो मैं इसको थोड़ी देर तक दबा के डिस्चार्ज करके इस बैटरी को रखता, तो फिर आप देख लेते हैं कि कौन से सेल्स में बबल निकल रहे हैं। जिसमें ज़्यादा बबल्स निकलते हैं, जो बॉइलिंग होता है सेल, उसी में वो टांका टूटा हुआ होता है। और ये देख लें, ये दूसरी बैटरी बिल्कुल ज़बरदस्त स्पार्क दे रही है, बहुत ही ज़बरदस्त स्पार्क है। और ये वाली बैटरी दोबारा मैं टेस्ट कर लेता हूँ, इसमें कोई स्पार्क नहीं है, बिल्कुल भी स्पार्क का नामो निशान नहीं है। और फिर ये इधर वाली बैटरीज़, इनको भी टेस्ट कर लेते हैं। ये देखें, इसका भी बड़ा ज़बरदस्त स्पार्क है और ये जो फर्स्ट बैटरी है इसका भी बड़ा ज़बरदस्त स्पार्क है। अच्छा, इन्होंने क्या किया था, पहले भी इनको शक था कि ये बैटरी ख़राब है। इन्होंने मुझे बताया कि ये बैटरी जो 4th नंबर पे पड़ी है, इसको मैंने फर्स्ट नंबर पे पहले होती थी, फर्स्ट पे मुझे किसी ने बताया फर्स्ट पे इसको करंट पूरा नहीं मिलता, इसको 4th नंबर पे लगा दें या इसको 3rd नंबर पे लगा दें। तो ये बात बहुत गलत है, मैंने अक्सर सुनी है, अक्सर लोग यही कहते हैं। लेकिन
लेकिन ये मैं बता दूं, बैटरी को आप जहां मर्जी उसको लगाएं, फर्स्ट नंबर पे लगाएं, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, सब बैटरीज को सेम करंट मिलता है। ऐसा करने से किसी भी बैटरी को कम या ज़्यादा करंट नहीं मिल सकता। ये सारा कुछ हमने देख लिया है। अब दोबारा हमारा इन्वर्टर जो है नहीं बैटरी को पिक कर रहा, क्योंकि स्पार्क करने से बैटरी जो है हमारी ख़राब बैटरी वो एक्सट्रीमली लो लेवल पे जा चुकी है। तो इस वजह से हमारा इन्वर्टर जो है चार्जिंग स्टार्ट नहीं कर रहा, नो बैटरी का उसने इंडिकेटर दे दिया है। तो ये चीज़ है, किसी भी बैटरी को चेक करने के ये सारे तरीके हैं। जब आपको ये तरीके आते होंगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।